स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फर्स्ट यूनिट के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर है 7। लेक्चर नंबर 7 के अंदर स्टूडेंट हम करेंगे कि विभिन्न शिक्षा आयोगों व संस्थाओं द्वारा सुझाए गए सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य। क्योंकि स्टूडेंट हमारा लगातार जो लेक्चर हम क्लियर कर रहे हैं वो उद्देश्यों को ही लेकर कर रहे हैं। अब हम इस लेक्चर के अंदर जो 4 आयोग हुए हैं, 4 आयोग और संस्थाएं हुई हैं, उन्होंने उद्देश्यों से रिगार्डिंग अपने बालकों के अंदर किन उद्देश्यों का विकास किया जा सकता है उनके प्रति अपने सुझाव दिए हैं। वो 4 आयोग कौन कौन सी हुई हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, नई शिक्षा नीति 1986, कोठारी आयोग 1964 और 66 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 द्वारा दिए गए सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य। तो इन चारों के बारे में स्टूडेंट हम पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट मैं पहले आपको बता दूं परिचय के रूप में थोड़ा सा कि शिक्षा के उद्देश्य पर विचार किए बिना जो शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन सुचारू रूप से शुरू नहीं किया जा सकता। शिक्षा स्कूल शिक्षा के विभिन्न लेवल पर क्या है, अलग अलग उद्देश्यों की रचना की जाती है। वो उद्देश्य कौन कौन से हैं और उसका क्या स्वरूप होता है। जैसे स्कूल में शिक्षा के जो अलग अलग उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, उन उद्देश्यों का स्वरूप भी अलग अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग लेवल के बच्चे होते हैं। तो वो अलग अलग जो लेवल के बच्चे होते हैं एज के हिसाब से उनकी मानसिक बौद्धिक क्षमता को देखकर रखकर क्या है उद्देश्यों का निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट जो उद्देश्यों से संबंधित विभिन्न आयोग और संस्थाओं ने अपने सुझाव दिए हैं उनके बारे में हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट जो आयोग है वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 द्वारा दिए गए शिक्षा से संबंधित उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 के द्वारा कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं उद्देश्य से रिगार्डिंग स्टूडेंट हम डिस्कशन करते हैं। द्वारा सुझाए गए उद्देश्य, तो 1952 की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बालक के संबंध में कौन कौन से उद्देश्य दिए जाने चाहिए इसके बारे में स्टूडेंट हम डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर स्टूडेंट मेरा कि लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास के लिए, अगर लोकतांत्रिक नागरिकता लेकर आनी है हमारे प्रजातंत्र भारत के लिए, तो उसमें नागरिकों के विकास के लिए स्पष्ट चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्पष्ट अभिव्यक्ति, सामाजिक सहयोग, सच्ची देशभक्ति। तो इसे मैं पॉइंट के द्वारा क्लियर करती हूँ स्टूडेंट। सच्ची देशभक्ति, सामाजिक सहयोग, और स्पष्ट चिंतन आदि विश्व नागरिकता के गुणों का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। सेकंड पॉइंट के अंदर स्टूडेंट आता है कि विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, और व्यावसायिक कुशलता के विकास के साथ साथ उन्हें अपनी रुचियों और योग्यताओं के अनुसार व्यावसायिक कोर्स चुनने के लिए प्रोत्साहित
करना। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट की माध्यमिक शिक्षा आयोग ने व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा उद्देश्य माना है। थर्ड पॉइंट में क्या क्लियर स्टूडेंट किया कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने व्यक्तित्व के विकास को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। इसके लिए उनमें साहित्यिक, कलात्मक व सांस्कृतिक रुचियों और रचनात्मक प्रवृत्तियों को विकसित करना है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट कि कुशल नेतृत्व के महत्व को समझते हुए विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे सामाजिक, औद्योगिक, राजनीतिक, क्या है स्टूडेंट, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, क्या है स्टूडेंट कि व्यक्तियों को जो बालकों को कुशल नेतृत्व प्रदान करते हुए उन्हें इस योग्य बनाना कि बालकों के अंदर राजनीतिक, औद्योगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर सके। विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर सके। ये पॉइंट हमने क्लियर किए माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं बालकों के हित के लेकर कि वो किन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो हमने क्या है 4 पॉइंटों के द्वारा डिस्कशन किया। सेकंड जो आयोग है वो है कोठारी आयोग द्वारा प्रतिपादित उद्देश्य। कोठारी आयोग द्वारा प्रतिपादित उद्देश्य जो क्या है स्टूडेंट 1964 और 66 में बना। तो इन्होंने बालकों को सामने रखते हुए उनके हित के लिए कौन कौन से उद्देश्यों का प्रतिपादन किया है। जो निम्नलिखित उद्देश्यों से संबंधित उन्होंने सुझाव दिए हैं वो कौन कौन से हैं, इसे भी स्टूडेंट हम पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर मेरा है कि आयोग का सुझाव था वे राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए उत्पादन में वृद्धि करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या है इसका फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, उत्पादन में वृद्धि करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ये किसने कहा है, ये कोठारी आयोग ने कहा है उद्देश्यों से संबंधित सुझाव देते हुए। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर कि प्राकृतिक साधनों का उचित विकास करने के लिए शिक्षा को बालकों को दी जानी चाहिए कि किस प्रकार वो प्राकृतिक जो संसाधन है, प्राकृतिक साधन है उनका उचित प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रति भी शिक्षा में जो क्या है इस उद्देश्यों से रिगार्डिंग बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए और इस प्रकार शिक्षा उत्पादकता को बढ़ावा दे सकती है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट कि विज्ञान शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है स्टूडेंट कि जो विज्ञान शिक्षा है, विज्ञान शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ये किसने कहा है कि जो विज्ञान शिक्षा है, विज्ञान शिक्षा को भी
विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके साथ कार्य अनुभव भी शिक्षा का एक भाग होना चाहिए। स्टूडेंट, इससे आता है कि जो विज्ञान शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए और जो विज्ञान शिक्षा के अंदर कौन कौन से कार्य करवाए जा रहे हैं वो कार्य अनुभव भी विद्यार्थियों को विशेष रूप से प्राप्त करवाना चाहिए। अगला पॉइंट आता है फॉर स्टूडेंट कि माध्यमिक शिक्षा सत्र लेवल के जो विद्यार्थी हैं व्यवसायिक शिक्षा की शुरुआत कर देनी चाहिए और इससे बालक में आत्मनिर्भरता की अनुभूति पैदा होती है। फिफ्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर कि सामाजिक व राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा देना सामाजिक अध्ययन शिक्षण का विशेष स्थान होना चाहिए। जो सामाजिक शिक्षा देनी है, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा देनी है कि किस प्रकार राष्ट्र के अंदर हम एकता प्रदान करके, सहयोग प्रदान करके, भाईचारा की भावना प्रदान करके अपने देश को ऊपर तक ले जा सकते हैं। तो जो सामाजिक अध्ययन विषय है इससे रिगार्डिंग भी शिक्षा देनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट कि शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना भी होना चाहिए। तो ये हुए स्टूडेंट हमारे पॉइंट कोठारी आयोग द्वारा प्रतिपादित उद्देश्य जो क्या है 1964 और 66 के अंदर बना था, जिन्होंने शिक्षा से संबंधित अपने अलग अलग सुझाव दिए हैं। शिक्षा में जो उद्देश्य बच्चों को प्राप्त करने हैं उनसे अलग अलग सुझाव दिए हैं। अगला आयोग है नई शिक्षा नीति 1986 द्वारा। क्या है स्टूडेंट? अगली नई शिक्षा नीति 1986 द्वारा दिए गए सुझाव। तो उन्होंने कौन कौन से सुझाव दिए हैं स्टूडेंट, हम इस पॉइंट को क्या है क्लियर करते हैं। इसे भी हम पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि जब नई शिक्षा नीति ने उद्देश्यों से संबंधित या उद्देश्यों को निर्धारित करने वाली राष्ट्रीय विकास परिषद 39 जो 39वीं बैठक हुई उसके अंदर जो स्वर्गीय भूतपूर्वीय हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं राजीव गांधी ने कहा है कि शिक्षा विकास प्रक्रिया का एक भाग है। विकास को अलग नहीं किया जा सकता, ये दोनों अलग अलग वस्तुएं नहीं है, तो इसको इकट्ठा करके ही पढ़ाया जा सकता। शिक्षा ही विकास को और अक्सर करती है। जो शिक्षा है, शिक्षा ही विकास को एक निरंतर गति की तरफ लेकर जा सकती है और गति की तरफ ही लेकर जाती है। जो विकास है वो शिक्षा के साथ ही संबंधित है। बिना विकास या बिना शिक्षा विकास नहीं हो सकता, तो ये दोनों अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं। शिक्षा ही विकास की ओर अक्सर करती है। जिस किसने कहा है? स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट कि शिक्षा का उद्देश्य केवल क्लर्क बनाना ही नहीं होना चाहिए, अपितु इसके द्वारा विद्यार्थियों में व्यवसायिक आर्थिक निर्भरता विकसित होनी चाहिए। क्या स्टूडेंट? व्यवसायिक आर्थिक निर्भरता विकसित होनी चाहिए। ये किसने कहा है? नई शिक्षा नीति 1986 ने कहा है कि जो शिक्षा है, शिक्षा का उद्देश्य केवल क्लर्क बनाना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे व्यवसायिक आर्थिक निर्भरता विकसित होनी चाहिए। ये किसने कहा है स्टूडेंट? ये कहा है नई शिक्षा नीति 1986 में। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं, ये स्टूडेंट मैं दोबारा लिखती हूँ, व्यवसायिक आर्थिक निर्भरता विकसित होती है। जो शिक्षा का उद्देश्य केवल क्लर्क बनाना नहीं होना चाहिए, इससे विद्यार्थियों
में व्यवसायिक आर्थिक निर्भरता विकसित होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके द्वारा कि शिक्षा द्वारा सामाजिक समता एवं राष्ट्रीय एकता का विकास होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय भावना विकसित होने से जो कार्य किसके द्वारा होना चाहिए, सारा शिक्षा के द्वारा ही होना चाहिए। अगर हमने उद्देश्यों को प्राप्त करना है, जहाँ अपने राष्ट्र को विकसितशील राष्ट्र बनाना है, अपने समाज को एक आदर्श समाज बनाना है, तो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय एकता भी बच्चों को दी जानी चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय सामान्य पाठ्यक्रम का गठन किया जाए। राष्ट्रीय सामान्य पाठ्यक्रम का गठन। तो क्या है स्टूडेंट, जो राष्ट्रीय सामान्य पाठ्यक्रम का गठन किया जाए, इससे स्टूडेंट दूसरे पूरे देश की शिक्षा का स्वरूप एक समान हो। जो राष्ट्रीय सामान्य पाठ्यक्रम का गठन किया जा रहा है, इससे जो दूसरे देश हैं उसकी शिक्षा का भी एक समान इसके अंदर क्या है, स्वरूप दिखे सभी को। फोर्थ पॉइंट आता है शिक्षा भविष्य उन्मुख होनी चाहिए। शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के भविष्य के लिए सोचने की योग्यता विकसित होनी चाहिए। जो बच्चों को शिक्षा से संबंधित कोई भी ज्ञान दिया जा रहा है, तो उसका स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि बच्चा जैसे ही शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षा को बाहर जब शिक्षा को प्राप्त करके स्कूल के वातावरण से, विद्यालय के वातावरण से बाहर निकलता है स्टूडेंट, तो देखे कि उसमें अपना भविष्य नजर आए। जो उसने बच्चे ने शिक्षा ली है, उसे अपने रोजी रोटी के साधन नजर आए कि हाँ, जो मैंने शिक्षा प्राप्त की है, अब बाहर जाकर मुझे सर्विस मिल सकती है और मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर क्या है, अपने परिवार को अच्छे से चला सकता हूँ। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की शिक्षा के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति का विकास करके उनमें राष्ट्रीय एकता क्या है, विकसित की जा सकती है। शिक्षा का जो माध्यम है वो ऐसा होना चाहिए जिससे सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता, आपसी सहयोग भावना आदि विकसित की जा सके, ताकि बच्चा अपने देश के अलावा जब दूसरे देश के अंदर जाता है, जब दूसरे देश के बारे में सुनता है, तो उसके प्रति दूसरे देश के लिए शंका पैदा नहीं होनी चाहिए। इससे यही जब हम किसी उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, तो जो शिक्षा का माध्यम है ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट, जिसके द्वारा हर देश के बारे में जाना जा सके और राष्ट्रीय एकता और सामाजिक एकता अच्छे से उसके अंदर निर्धारित की जा सके और बच्चों के अंदर पैदा की जा सके। अगला आयोग है स्टूडेंट की राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार आप यहाँ पे ये भी स्टूडेंट राइट कर सकते हो कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा क्या है स्टूडेंट, मैं एक बार राइट कर देती हूँ की रूपरेखा 2005 के अनुसार। अब इन्होंने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से सुझाव दिए हैं स्टूडेंट, हम इसे एक्सप्लेन करते हैं कि राष्ट्रीय जो NCERT द्वारा गठित केवल फोक्स समूह द्वारा विकसित राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों के निर्धारण के लिए इन्होंने निम्न सुझाव दिए हैं। वो कौन कौन से सुझाव दिए हैं स्टूडेंट, हम पॉइंट टू पॉइंट इन्हीं में डिस्कशन करते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि बालक में सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदना विकसित करना। क्या है स्टूडेंट, सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदना विकसित करना। संवेदना
विकसित करना। ये किसने कहा है? ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के हिसाब से जब उद्देश्य निर्धारित किए, इन्होंने कहा है कि बालकों में सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदना को विकसित करना। सेकंड पॉइंट के अंदर स्टूडेंट इन्होंने कहा है कि बालक में पहचान और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। पहचान या आप प्रक्षेपण भी लिख सकते हो आदि कौशलों का विकास करना। तो स्टूडेंट सेकंड पॉइंट में इन्होंने कहा है कि बालकों के अंदर पहचान, प्रक्षेपण, वर्गीकरण जैसे कौशलों को विकसित करना। थर्ड पॉइंट के अंदर स्टूडेंट इन्होंने कहा है कि बालकों को समाज के प्रबंधन, संरचना व संगठन के विषय के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी दी जाए कि किस प्रकार समाज का निर्माण होता है, किस प्रकार इसके अंदर भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा पंच सरपंच बनाए जाते हैं और समाज से रिगार्डिंग क्या है कोई भी निर्णय लिए जाते हैं। तो ऐसे जो समाज की संरचना कैसे होती है, संगठन कैसे होता है आदि के बारे में बच्चों को बताया जाए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, एकता, राष्ट्रीय एकता जैसे जो मूल्य हैं इनके प्रति बच्चों को टाइम टू टाइम बताया जाए। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट की जिम्मेवारी व चिंतनशीलता जैसे गुणों का बालकों के अंदर विकास करना। कि चिंतन, जिम्मेवारी भी आप लिख सकते हो, जिम्मेदारी स्टूडेंट आगे मैंने पॉइंट बताया है चिंतनशीलता। क्या है स्टूडेंट कि जिम्मेदारी व चिंतनशीलता जैसे गुणों का विकास करना। क्या है स्टूडेंट की जो बच्चों के अंदर सक्रियता है, जिम्मेदारी है, चिंतनशीलता है आदि जैसे जो गुण है बच्चों के अंदर टाइम के हिसाब से उन्हें बताया जाए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि बालकों में इस तरह की समझ उत्पन्न करना कि वे समाज में प्रचलित विभिन्न मतों, धर्मों, जीवन शैलियों व सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अंतर संबंधों को जान सके, उन पर बल दे सके। अगला पॉइंट स्टूडेंट हम डिस्कशन करते हैं कि प्राकृतिक व सामाजिक के अंतर संबंधों पर बल देना। फिर पॉइंट आता है कि गरीबी, बाल श्रम, असमानता जैसे जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक चुनौतियों का सामना करना के लिए बच्चों को तैयार करना। जो हमारे देश के अंदर ऐसी चुनौतियां हैं जिसे एकदम से फेस करने की बजाय टीचर का यह कर्तव्य बनता है कि उसे टाइम के हिसाब से इन चुनौतियों का उन्होंने सामना कैसे करना है इसके प्रति उसे जागरूक किया जा सके। तो स्टूडेंट मैंने पहले भी आपको बताया है जब हम अपने क्वेश्चन का एंड करते हैं, क्वेश्चन का एंड हम कंक्लूजन के रूप में करते हैं, निष्कर्ष के रूप में करते हैं, तो उसमें हमने क्या अपने टॉपिक से रिगार्डिंग कुछ लाइनें लिखनी है निष्कर्ष के रूप में, निचोड़ के रूप में। तो स्टूडेंट हम निष्कर्ष एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। निष्कर्ष के अंदर हम लिखेंगे कि उपयुक्त शिक्षा आयोगों व संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक उद्देश्यों के सुझाव के अंदर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालकों को कुशल नागरिक बनाना है और कठोरी आयोग 1964 और 66 ने शिक्षा से संबंधित उद्देश्यों के बारे में कहा है कि सामाजिक विज्ञान उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके वातावरण संबंधी ज्ञान प्रदान करना, मानवीय संबंधों की सूझबूझ, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता, जिम्मेवारियों,
न्याय, बंधुत्व, एकता आदि भावना का विकास करना। और आने वाले टाइम के अंदर जो ऐसी चुनौतियां हैं हमारे समाज के अंदर, जैसे गरीबी है, बाल श्रम है, असमानता है और ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं, उनके बारे में टाइम के हिसाब से बच्चों को क्या है सक्षम बनाना। तो ये हमारे निचोड़ के रूप में हम लिखेंगे। तो स्टूडेंट, हमने अपने टॉपिक के अंदर आज क्लियर किया कि विभिन्न शिक्षा आयोगों व संस्थाओं द्वारा सुझाए गए सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य। तो स्टूडेंट, इसके अंदर हमने 4 आयोग और 4 संस्थाओं का वर्णन किया है। वो है फर्स्ट, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 द्वारा सुझाए गए उद्देश्य। जो बालकों के हित के लिए इन्होंने कौन कौन से सुझाव दिए, तो स्टूडेंट इसे क्या है हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया, जिसके अंदर मैंने बताया कि बच्चों के अंदर लोकतंत्र नागरिकता के विकास के लिए बच्चों में स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, राष्ट्रीय एकता आदि गुणों को विकसित करना। और बताया कि विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता प्रदान करना, कुशल नेतृत्व के विकास के लिए विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना, स्टूडेंट की अयोग्यत राजनीतिक, सांस्कृतिक विभिन्न क्षेत्रों का अच्छे से वो नेतृत्व प्रदान कर सके। फिर हमारा आयोग आया स्टूडेंट की कठोरी आयोग द्वारा प्रतिपादित उद्देश्य 1964 और 66 द्वारा, जिन्होंने क्या है शिक्षा से रिगार्डिंग, शिक्षा से संबंधित जो उद्देश्य निर्धारित किए उनका पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग एक्सप्लेन किए। जैसे आयोग का सुझाव है कि राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए क्या है उत्पादन में वृद्धि करना और इसका जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सेकंड पॉइंट के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि जो विज्ञान शिक्षा है उसको विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, और वो क्या किसके द्वारा दिया जाना चाहिए, कार्य अनुभवों के द्वारा दिया जाना चाहिए। और व्यवसायिक शिक्षा भी इन्होंने क्या है बच्चों को देने के लिए कहा। पर जो शिक्षा का उद्देश्य है वो सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक आदि गुणों का विकास करना होना चाहिए। थर्ड, जो हमारी नई शिक्षा नीति 1986 द्वारा दिए गए सुझाव आए, उन्होंने भी क्या है पॉइंट टू पॉइंट अपनी अलग अलग शिक्षा से संबंधित जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं वो बच्चों को बताए कि शिक्षा का उद्देश्य केवल क्लर्क बनाना ही नहीं होना चाहिए, बच्चों की अंदर जो व्यवसायिक आर्थिक निर्भरता भी बच्चे के अंदर विकसित करना हमारा जो शिक्षा का एक मेन उद्देश्य है। उन्होंने फिर बताया स्टूडेंट कि शिक्षा द्वारा सामाजिक राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना बच्चों के अंदर, फिर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का गठन करना जिससे क्या है विद्यार्थियों में भविष्य में सोचने के लिए उनके अंदर योग्यता प्रदान की जा सके। फिर हमारा नेक्स्ट योग आया स्टूडेंट कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार उन्होंने सामाजिक अध्ययन के हिसाब से जो उद्देश्य अपने अलग अलग निर्धारित किए उसके अंदर अपने अलग अलग पॉइंट एक्सप्लेन किए कि बालकों में सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदना विकसित करना, बच्चों में पहचान, प्रक्षेपण और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, जो जिम्मेदारी है, चिंतनशीलता है आदि गुणों को बालकों के अंदर विकसित करना, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता आदि मूल्यों के बारे में बच्चों को बताना। और हमारे समाज के अंदर ऐसी चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां कौन कौन सी हैं, जैसे गरीबी, बाल श्रम हो गया आदि हमारे समाज के अंदर ऐसे मुद्दे हैं जिनका बच्चों को सामना करने के लिए सक्षम बनाना। फिर बात आती है स्टूडेंट की प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के संबंधों के बारे में बच्चों को जानकारी देनी। एंड में स्टूडेंट हमने अपने टॉपिक से रिगार्डिंग कंक्लूजन निकाला। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ खत्म। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।